द प्रिम में आपका स्वागत है। इमरान खान का भारत की तारीफ करना क्या दर्शाता है? अमेरिका में 8.5% मुद्रास्फीति का कारण क्या है? और मध्य प्रदेश में हिंसा और बुलडोजर राज का क्या प्रभाव पड़ेगा? पिछले हफ्ते आपने ऐसे ही हमें कई सवाल भेजे और इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। अपूर्वा, कितनी खबरें हैं इस वीक में, न्यूज़ फिल्ड वीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही सवाल भी काफी अच्छे आए हैं इस बार। सबसे पहला जो सवाल है वो अमन बिरथल। सवाल तो हमारे अच्छे आते ही हैं क्योंकि हमारे सुनने वाले बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। मुझे एक्चुअली इन सवालों को शॉर्टलिस्ट करने में बड़ा समय लग जाता है क्योंकि समझ नहीं आता कौन सा सवाल लूँ कौन सा छोड़ूं। अब अमर बिरथल का सवाल है जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपने अपने आखिरी 1 महीने में इमरान खान ने 3 बार भारत की तारीफ की और वो वेस्ट पर भी काफ़ी नरम थे। ये पाकिस्तान की घरेलू राजनीति के बारे में क्या कहता है? देखिए, ये जो भारत की तारीफ कर रहे हैं वो तो किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। वो भारत को ये नहीं कह रहे कि भारत को दुश्मनी मानते हैं एक तरीके से। वो तो कहते हैं जब से वो 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला तब से मैं उनसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। और वो भारत सरकार को नाजी सरकार बोलते हैं, मोदी को हिटलर से उनकी तुलना करते हैं। तो उनको भारत से प्यार नहीं हो गया, वो सिर्फ खिसिया के कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरी फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान में, या मेरी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरी सेना के हाथ में है। भारत में वो भारत की चुनी हुई सरकार के हाथ में होती है। तो वो बात एक यथार्थ है, वो सच्चाई है, लेकिन वो पाकिस्तान की ऐसी सच्चाई है जिसे आज तक कोई बदल नहीं पाया। आप देखें कि नवाज शरीफ के पास एक समय 2/3 बहुमत था, फिर भी वो सच्चाई को बदल नहीं पाए। इमरान खान के पास तो बहुमत था ही नहीं। अगर उनकी सीटें माने भी तो 155 ही आई थी, 172 पे वहाँ पे बहुमत होता है, और 155 भी मारपीट करके ही कुछ आई थी। जबकि उनके जो काफ़ी विरोधी थे उनको बाहर भेज दिया गया, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, नवाज शरीफ वगैरह सबको साइडलाइन कर दिया गया, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बावजूद तो वो जो खुद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, वही सेना ने उनको बनाया था जी। तो उसका ये सोचना कि अब मैं सेना से विदेश नीति, न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया पॉलिसी, चाइना पॉलिसी, अमेरिका पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी ले लूँगा, तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। तो उसको फिर ये लगता है कि देखिए इंडिया में तो वो सरकार कर सकती है जैसे वो चाहती है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उसका जवाब ये है कि भाई साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके देश का यथार्थ, आपका जो सिस्टम है वो अभी क्या है। उसी सिस्टम में आप प्रधानमंत्री बने थे, नहीं तो आप बन सकते ही नहीं थे। बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो तेजा मैसूर का है जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी और अमित शाह इस पीढ़ी के बेहतरीन राजनीतिक दिमागों में से हैं जो चुनाव जीतने पर एक अद्वितीय ध्यान केंद्रित करते हैं। अब वो बोल रहे हैं इसलिए सभी भारतीयों को हिंदी बोलनी चाहिए। इस बहस के पीछे कोई बिग पिक्चर ज़रूर होगी क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि इसका विरोध होगा। वो बोल रहे हैं खासकर अगर आप समय पर नज़र डालें, इस बात की टाइमिंग पर नज़र डालें, तो हिंदी बेल्ट में अभी कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है, और जबकि बीजेपी कर्नाटक को अपने पास रखने और तेलंगाना में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ये सोचेगी कि इसका असर इतना तेलंगाना में नहीं होगा और आंध्र में भी नहीं होगा, तमिलनाडु में होगा, कुछ हद तक केरला में हो सकता है जहाँ पे उनका कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि जो हमारा जो हिंदी राज्य हैं उनमें नौकरियां नहीं हैं, गरीबी बड़ी है, उनमें बहुत और समस्याएं हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे हर तीसरे दिन एक कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है। कभी नेशनलिज्म हो, कभी राष्ट्रवाद हो, कभी कोई कम्युनल इशू हो, अब ये भाषा का इशू है। तो कोई ना कोई इस तरह का इशू छोड़ना होता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि बीजेपी आरएसएस जो हैं उनकी जो हिंदी को कमिटमेंट है वो अंदर से बहुत आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, लेकिन ये राजनीतिज्ञ भी हैं, आप जानते हैं कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, और उनको ये भी पता है किस बात से नुकसान होगा। तो देखते हैं ये बात कितनी दूर तक जाती है, ये आगे तक बढ़ाते हैं या थोड़े दिनों में ये रुक जाती है।
जी, अगला सवाल जो है वो मानस शर्मा से आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हिंसा हुई और उसके बाद बुलडोज़र राज चला, जिसमें प्रधानमंत्री आवास का भी एक मकान तोड़ दिया गया, इस पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है। आप बुलडोज़र किसी के घर लेके नहीं जा सकते हैं। जी। अगर आपको पक्का यकीन भी हो कि वो आदमी दोषी है, कल को वो कोर्ट में भी दोषी पाया जाए तो कोर्ट उसको जेल भेजेगा, जी। उसके ऊपर जुर्माना करेगा। कोई बहुत बड़े जघन्य मर्डर का, खून का दोषी होगा, उसको फांसी लगाने का ऑर्डर दे देगा। लेकिन कोर्ट भी ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि जाके उसका घर तोड़ दो। जी। ये तो बात होती थी अलाउद्दीन खिलजी के राज में। तो 12वीं-13वीं सदी में हम तो वापस नहीं आने वाले अभी। तो ये बिल्कुल गलत बात है और इस केस में तो कोई गिल्टी मतलब वो सिद्ध भी नहीं हुआ है कि वो दोषी, आप सोचते हैं कि वो दोषी है। उसके अलावा जो दोषी है आप उसको सजा दें। उसके घर में तो उसके बीवी बच्चे या उसके भाई बहन जो भी हैं वो सब रहते हैं। तो आप घर को कैसे जाके तोड़ सकते हैं? ये सिर्फ एक, मैं कहूँगा कि बहुत एक तरह की भद्दी ड्रामेबाजी है और इससे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे हमारे देश की छवि को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब देखिए कि आप अपने घर में हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अचानक कोई आके बुलडोज़र आपका घर तोड़ना शुरू कर दे, ना कोई नोटिस, ना कोई वार्निंग। अगर आप ये भी कहेंगे कि जैसे कहा गया कि जो पीएम आवास योजना का घर था वो तो जी अनऑथराइज जगह में था, तो पहली बात तो अनऑथराइज जगह में बना क्यों? बन भी गया अगर तो उसको आप कोई नोटिस इशू कीजिए, लोगों से बोलिए खाली कीजिए, और वो गरीब आदमी का होगा उसको बोलिए, उसको फिर आपको कोई और जगह देनी पड़ेगी। ये थोड़ा क्या बुलडोज़र लेके चले जाइए। बुलडोज़र के हमारे हमारे कानून और व्यवस्था में बुलडोज़र का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो मनोज गर्ग से आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं, क्या केजरीवाल पूरे राज्य की शासन का स्वाद चखने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए एक तरह से डेस्परेट हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सभी प्रोटोकॉल को इग्नोर करते हुए हाल ही में पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित किया? देखिए, ये प्रोटोकॉल जैसा हमारे यहाँ सेटल्ड प्रोटोकॉल है उसका मैं कहूँगा उल्लंघन हुआ है, लेकिन पहली बार नहीं हुआ। देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी सारे देश के अलग अलग राज्यों के डीएम जो होते हैं उनसे कई बार मीटिंग करते हैं, तब तो मुख्यमंत्री नहीं होते। तो ये अब जो अरविंद केजरीवाल भी दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं ठीक है आपकी पार्टी है, उसकी सरकारें, आप बात कर सकते हैं, बल्कि आप तो उन राज्यों के अफसरों से भी बात करते हैं जहाँ पे आपकी पार्टी की सरकार नहीं है। तो यहाँ तो मेरी पार्टी की सरकार है, मैं क्यों नहीं बात कर सकता? और भगवंत मानने का मैं तो उनको ट्रेनिंग के लिए, समझने के लिए मैंने उनको भेजा था कि देखिए दिल्ली में। तो ये मुझे खुद अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे इसमें कोई इतनी भयंकर बात नहीं लगती है। अगला सवाल जो है वो रोहन नवलकर का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि टीएमसी और आप जैसी क्षेत्रीय दल भाजपा के बजाय कांग्रेस को खत्म करने पर अधिक ध्यान क्यों दे रहे हैं, और कांग्रेस की अपनी स्टेट यूनिट्स में इतनी अंदरूनी कलह क्यों है? देखिए, ये कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपना अस्तित्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर कांग्रेस का वोटर शिफ्ट होकर उनके पास जाता है तो ये उनका कसूर नहीं है, ये कांग्रेस का कसूर है। और कांग्रेस अगर आपस में लड़ रही है, अगर फोकस नहीं कर पाती है, अभी आप देखिए गुजरात में हार्दिक पटेल, जिनको पहले इतने नौजवान आदमी को अपने पार्टी का चीफ बनाया था और कहा देखिए अब मेरे साथ जवान आएंगे, मैं पार्टी बदल दूंगा, अब वही बेचारा रोध हो रहा है सुबह से रात तक कि मुझे कोई पूछता नहीं है। तो ये कोई तरीका है नहीं पॉलिटिकल पार्टी चलाने का जैसी कांग्रेस चल रही है। इसके लिए किसी और को ब्लेम करना गलत है। ये बात है कि उनका वोट है जो कांग्रेस का, वो बीजेपी को नहीं जा रहा है। बीजेपी को नहीं जा रहा है तो कोई तो कहीं तो जाएगा ना वो। तो उसको जो भी जहां पे भी कोई भी विकल्प मिलता है वहां जाता है। अगला जो सवाल है वो अशोक सुब्रमण्यन का है। वो पूछ रहे हैं, और इनफैक्ट जयशंकर जी पे कई सवाल आए हैं। वो पूछ रहे हैं जयशंकर के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? वो बहुत ही असर्टिव हैं, क्या वह लंबे समय तक उलझी हुई विदेश नीति के बाद भारत के लिए एक अच्छी खबर के रूप में सामने आए हैं? देखिए, वो बहुत तजुर्बेकार हैं। उन्होंने अपने सारे जीवन में यही किया है, डिप्लोमेसी करी है, कि फॉरेन सर्विस में रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे देशों में, बड़े देशों में हमारे राजदूत रहे हैं। तो वो जानते हैं इस सब बात को, बोलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत आर्टिकुलेट हैं, वो सब कुछ है। तो मैं कहूँगा कि वो एक अच्छे, सक्षम और सशक्त विदेश मंत्री बन के सामने आए हैं।
अगला सवाल भी उन्हीं पर है। इनका यूज़र नेम है मिस्टर नन। ये पूछ रहे हैं कि जयशंकर द्वारा अमेरिका को मानवाधिकारों के बारे में जवाब देने पर आपके क्या विचार हैं? देखिए वो जवाब, एक तो जवाब उन्होंने दिया जो तेल खरीदने के ऊपर, जी। जो उन्होंने कहा कि भारत जितना एक महीने में खरीदता है उससे ज़्यादा यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है। वो तो मैं कहूँगा बड़ा ज़ोरदार जवाब है। जो दूसरा है अमेरिका को मानवाधिकारों के, कि आपके यहाँ भी होता है, हमें वहाँ की भी चिंता है, ये वो है जिसको हम व्हाटअबाउटरी कहते हैं। तो अपनी गिरेबान में झांके भी देखना चाहिए। ठीक है, आपने कहना है क्योंकि आपके घर में एक कंस्टिट्यूएंसी है, उसको भी चाहिए कि आपने जवाब दिया। एक तो अक्लमंदी ये करी कि उसी समय जवाब नहीं दिया, जबकि ब्लिंकन ने ये बात कही थी, क्योंकि उस वक्त जवाब दिया होता तो तू मैं जैसे हमारी टीवी चैनल्स पे होती है ऐसे शुरू हो गई होती और सारी हेडलाइन वो बन गई होती। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो 2+2 के बाद थी, ये दिखाने के लिए थी कि दो देश इतने ज़बरदस्त सामरिक एलाइज हैं, साथी हैं। तो वो ठीक किया, लेकिन बाद में ये कहना कि आपके यहाँ भी है प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी आपके यहाँ कंसर्न है, ठीक है, ये कहने की बात अलग होती है, लेकिन इसमें बहुत दम नहीं है। क्योंकि सच बात यह है कि हमारे यहाँ कंसर्न्स तो हैं, ख़ास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके साथ तो बहुत समस्या है इस समय, मुसलमानों के साथ। और अमेरिका में कुछ क्रिश्चियंस के बारे में भी एक कंसर्न मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका में अगर आप देखें जो क्रिश्चियन देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्च गोअर्स हैं। अगर उनकी आबादी का औसत निकालें तो काफ़ी जो क्रिश्चियन एनजीओज़ हैं, क्रिश्चियन जो अपना धर्म फैलाते हैं, उनके साथ भी, उनके लिए भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। जी। अगला सवाल जो है वो नम्र पटेल से आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि अमेरिका में 8.5% मुद्रास्फीति के बारे में आपके क्या विचार हैं, जो 1981 के बाद से अब तक सबसे अधिक है। क्या आपको लगता है कि यूएस फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक द्वारा अत्यधिक $1 ट्रिलियन की छपाई इस मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब काफ़ी समय से वो एक तरह से मार्केट को फ्लड कर रहे हैं डॉलर से, डॉलर छापे जा रहे हैं। और क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है तो दुनिया उसको खरीद लेती है, उनके बॉन्ड खरीद लेती है, तो उनका डेफिसिट फाइनेंस हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया है और उसकी वजह से मुद्रास्फीति हो रही है। और जो उनको टाइटनिंग करनी थी, ब्याज दर बढ़ा के, वो करने में उन्होंने बहुत देर लगा दी। देखिए, हर सरकार को ये लगता है कि अगर मैं टाइटनिंग करूँगा, अगर मैं ब्याज की दरें बढ़ाऊंगा तो निवेश कम हो जाएगा और मेरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो एक बैलेंस होता है ये, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। तो उस ग्रोथ और इन्फ्लेशन में लगता है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा देर कर दी, इसलिए इन्फ्लेशन अभी हाई है। अगला सवाल जो है वो कौस्तुभ सौकार का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी टॉप ब्रास सुब्रमण्यम स्वामी और सत्यपाल मलिक को टॉलरेट क्यों कर रही है? कौस्तुभ जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, धन्यवाद आपका और धन्यवाद मेंबर होने के लिए भी। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मतलब ये रिकॉर्डेड कहानी है, डॉक्यूमेंटेड कहानी है। कि जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये 60 के दशक के बाद, मतलब लेट कुछ की बात, 69-70 ऐसे कभी होगी, तो उनके यहाँ एक FBI जो है उसके चीफ थे जे एडगर हूवर। वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे और वो बहुत उल्टा सीधा करते थे। तो किसी ने कहा निक्सन से कि आप उसको निकाल क्यों नहीं देते, इतना परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा, I'd rather have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in। तो कई बार जब कोई ऐसे लोग होते हैं आपकी टीम में जो शरारती होते हैं, तो लगता है कि ठीक है, अभी टीम में रह के शरारत करे तो जितनी करेगा संभाल लेंगे, लेकिन अगर बाहर निकाल दिया तो पता नहीं क्या करेगा। तो ये कुछ उसी तरह की बात हो रही है। चलिए, बहुत ही दिलचस्प किस्से से आपने ये जवाब दिया। अगला जो सवाल है वो है सौरभ आर्यन का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या एसजी को भी लगता है कि 2020 के बाद से नीतीश कुमार के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया है? अब वो एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, जैसे उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर पुलिस को आने की अनुमति दी, शराब कानूनों पर उनके जिस तरह के बयान आए हैं, शराब पीने वालों को एंटी इंडियन कहना, स्पीकर के साथ उनकी बहस होना, इसके अलावा विपक्ष के खिलाफ भी काफ़ी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली प्रक्रिया दे रहे हैं।
क्या उनका व्यवहार अब सिर्फ और अधिक उजागर हो रहा है या उनमें वाकई कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है? देखिए, उनमें ज़रूर बदलाव आया है, क्योंकि नीतीश भारत के एक ऐसे राजनेता थे जो बहुत एक तरह से ठहरे हुए थे, एक्सेसिबल थे, दिमाग से लिबरल थे। जी। लेकिन इस समय जो ये अवतार जो नीतीश का है, ये बहुत गुस्से वाला अवतार है, गुस्से वाला, फ्रस्ट्रेटेड, जिसे कुंठित भी कहते हैं थोड़ा सा। और पहली की तरह से इतना मिलते जुलते भी नहीं है लोगों से, इतने एक्सेसिबल तो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बिल्कुल बदलाव उनमें ज़रूर आया है, ये बात आपकी ठीक है। अगला जो सवाल है, इनका यूज़र नेम है डेमोक्रेटिक शुक्ला। ये पूछ रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ 1999 में मुशर्रफ की जगह लेने में कामयाब हो जाते तो क्या पाकिस्तान का इतिहास कुछ और होता? देखिए, नवाज शरीफ उनकी जगह नहीं लेते, मुशर्रफ ने आके उनकी जगह ली। नवाज शरीफ के पास तो उस समय बड़ा भारी बहुमत था। जी। तो अगर नवाज शरीफ रहते और उनको सैबोटाज किया गया, मुशर्रफ ने उनको सैबोटाज किया कारगिल में पाकिस्तान की फौज ने, अब वो रहते या नहीं रहते ये तो एक अलग बात है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि अगर वो रहते भी तो क्या जो उनकी विदेश नीति है, भारत नीति, विदेश नीति, चीन नीति, अमेरिका नीति, न्यूक्लियर नीति, वो उनके हाथ में होती? वो सच्चाई नहीं थी। ये फिर से वापस हम उसी यथार्थ पे जाते हैं जिसके लिए इमरान खान अभी इतने नाराज हो रहे हैं कि ये हमारी चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं है। वो वहाँ पे जो पावर्स दैट बी कहते हैं, जो फौज है उसके पास में रहती है। उस समय ये साफ था कि फौज इस नीति के साथ जो उन्होंने फॉलो करी, वाजपेयी जी को लाहौर बुला के बातचीत करके, फौज उस पेज पर उनके साथ नहीं थी। तो वो रहते या नहीं रहते, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कर पाते। लेकिन ये ज़रूर है कि मुशर्रफ के आने के बाद जो करीब 2-2.5 साल 3 साल हमारे जो रिश्तों में इतनी ज़बरदस्त कड़वाहट आई और लगा कि अभी लड़ाई हुई और पराक्रम हुआ, वो नहीं होता। जी, अगला सवाल जो है, अगले 2-3 सवाल हमारे पास क्रिकेट पर आए हैं। रोहित चांद पूछ रहे हैं कि आईपीएल का फॉर्मेट चेजिंग टीम के पक्ष में झुका हुआ दिखता है। अगर 10-10 ओवर की 2 पारियां हों जिसमें पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम दूसरी पारी में चेज करे तो क्या इससे एक तरह का संतुलन बना रहेगा? देखें, अब उसमें आप 20 ओवर का मैच है, उसमें एक्साइटमेंट कब होती है? बीच में आपके पहले पावर प्ले है, फिर पावर प्ले है, फिर बीच में आप जब कंसोलिडेशन फेज होता है, तो ये हर चीज़ का वो प्लानिंग होती है। तो 20 से कम करना मैं नहीं समझता कि उसका इतना फ़ायदा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो टॉस का महत्व है वो कम किया जा सकता है। तो उसमें आप ये कर दें कि हर टीम दूसरी टीम के साथ मान लीजिए 2 बार खेल रही है, आप पहले ही फैसला कर लीजिए कि एक में एक को टॉस का चॉइस दे दीजिए, एक में दूसरी को दे दीजिए। तो पहले ही आप बेशक लॉटरी निकाल के फैसला कर लें कि पहले मैच में कौन डिसाइड करेगा, दूसरे मैच में कौन डिसाइड करेगा। और ये बात जो ओस की बात होती है, चेजिंग में जो ओस पड़ जाती है, वो भी अब कम हो रही है। शुरू में ज़्यादा होती है, अब जब गर्मी बढ़ती है तो कम होती जाती है। तो ये सब बातें साथ साथ चलती हैं। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि हर मैच चेज करने वाली टीम नहीं जीत रही है, क्योंकि ग्राउंड भी अब सूखे हो रहे हैं, क्योंकि इस समय हवा में वो जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, अब वो इतनी नहीं है। अगला सवाल जो है वो इनका यूज़र आईडी है समीर। ये पूछ रहे हैं कि ये सवाल वो बोल रहे हैं आईपीएल से तो नहीं लेकिन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है कि जो रूट ने इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है और कारण बताया है कि कप्तानी का जो प्रेशर है वो उनके प्रोफेशनल ही नहीं लेकिन पर्सनल लाइफ पे भी काफ़ी पड़ने लगा था। वो बोल रहे हैं कुछ समय पहले इंग्लैंड के ही बेन स्टोक्स ने भी इन्हीं कारणों से ब्रेक लिया था। तो आपके क्या विचार हैं खिलाड़ियों की निजी जिंदगी में खेल के इस बढ़ते दबाव के बारे में? देखिए, हम तो खिलाड़ियों को देखते हैं और हम बड़े खुश होते हैं जब अच्छा खेलते हैं, वो खास करके हमारी टीम के हो तो हमारे देश की, या हम गुस्सा भी आता है जब दूसरा वाला खेले या अपना वाला खराब खेले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो खिलाड़ी जो हमें नजर आ रहा है खेल रहा है, पेशेवर खिलाड़ी है, प्रोफेशनल है, लेकिन वो एक इंसान भी है। और इंसान को जो दिमागी स्ट्रेस है वो भी होता है, और मेंटल स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, जो खेलने की मेंटल स्ट्रेंथ होती है, उसके पीछे भी एक हकीकत होती है। वो जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ खेलने में है, उसकी हो सकता है कि वही मेंटल स्ट्रेंथ अपने घरेलू स्तर पर, अपने परिवार के साथ, बच्चे जो उसके रिलेशनशिप्स हैं,
उन सब में रिफ्लेक्ट करती है। फिर उसमें बहुत ज़्यादा असुरक्षा होती है कि मैं 2 बार फेल हो गया, मैं 3 बार फेल हो गया। अब देखें, अगर आप वो जो स्ट्रेस है आप विराट कोहली के चेहरे पर अभी देख सकते हैं, जी। क्योंकि बहुत दिनों से उनके 100 नहीं बने। अभी भी आईपीएल में भी 48-45 ऐसे करके वो आउट हो जाते हैं, तो उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी होना बहुत मुश्किल है। फैन के लिए आसान है कि फैन बोले कि अरे क्या खेला तुम, अरे क्या बकवास खेला तुम, राइट। लेकिन जो खिलाड़ी वहाँ पे होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके आगे बॉलर आपको बॉलिंग करता है, उसकी भी अकल और स्किल होती है। आप बॉलर हैं तो जो बैट्समैन है उसकी भी अकल और स्किल होती है, कोई कैच ड्रॉप कर देता है, ये सब बातें होती हैं। तो जो प्लेयर्स हैं उनकी ज़िंदगी के भी बहुत स्ट्रेस होते हैं जो समझने चाहिए। और ये जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके जो खिलाड़ी हैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा खुले तौर से बात करते हैं। जी। अगला सवाल जो है वो आ रहा है, इनका यूज़र नेम है अज्ञात, ये भी हमारे मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि शेखर जी, आप खुद क्रिकेट में इतनी रुचि रखते हैं, तो आप आईपीएल में किस टीम को और किस खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं और क्यों? देखिए, मैं अभी आईपीएल में पार्टिजन नहीं हूँ, आईपीएल में पार्टिजन नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो खास करके शुरू के मैचेस होते हैं उनमें जो टीमें मानी जाती हैं कमज़ोर, ये जो नई टीमें जैसे अभी नई आई है, गुजरात की आई है, लखनऊ की, तो अंडरडॉग हैं, तो लगता है कि वो जीते तो इसका मतलब स्पर्धा इसमें आगे रहेगी। अब उसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मुंबई हार जाए। मुंबई और चेन्नई दोनों का इस समय काफ़ी बुरा हाल है इस लीग के अंदर। लेकिन अगर उसको देखें तो आप कहें कि देखिए नई टीमें हैं, गुजरात और लखनऊ वो बहुत अच्छा कर रही हैं। देखिए, ये लीग्स हैं, इन लीग्स में बहुत लोगों को भी मौका मिल रहा है, बहुत आज के खिलाड़ियों को भी मिल रहा है और बहुत पुराने खिलाड़ियों को भी। कोई कोच बन गए हैं, कोई कमेंटेटर बन गए हैं, कोई राइटर बन गए हैं, कोई हर किसी को एक जो खेल का जो इकोसिस्टम है बहुत बड़ा हो गया है भारत में। और जो भी एक बार भी आईपीएल सीजन खेल गया, चाहे वो जिसको हम जर्नी मैन कहते हैं, जिसको किसी टीम ने रख लिया, कोई इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होता, फिर भी वो इतनी कमाई कर लेगा कि बहुत साल उसके काम आएंगे। तो मैं तो आईपीएल का बड़ा भारी समर्थक हूँ। अगला सवाल है विषाद श्रीवास्तव का, जो पूछ रहे हैं कि क्या नेपाल की स्थिति भी श्रीलंका जैसी होती नजर आ रही है? इतनी तो नहीं होगी, लेकिन नेपाल के अंदर भी इस समय कुछ समस्या है। देखिए, दुनिया भर में सबसे बड़ी बात तो यह है कि दाम बढ़ रहे हैं। अगर अमेरिका में 8.5% मुद्रास्फीति है तो आप सोचिए कि उसका हर जगह असर होगा। दूसरी बात यह है कि जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद, रूस के यूक्रेन पे हमला करने के बाद, लड़ाई नहीं कहूँगा, उससे लड़ाई हुई है, उससे दुनिया भर में जो तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। अब नेपाल भी तो पूरी तरह से ऑयल इंपोर्टिंग देश है, तो वही थोड़ी सी विदेशी मुद्रा होती है, थोड़ा सा पैसा होता है, वो वहाँ खर्च हो जाता है। उसमें अगर आप दाम बढ़ाएं तो आप इतने गरीब देश हैं, आपके लोग उससे अफेक्ट होते हैं। और उसका एक जिसे कहते हैं कि एक डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होता है, चेन रिएक्शन होता है कि बहुत लोग नेपाल के भारत में काम करने आते हैं, भारत में अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है, भारत में नौकरियां कम होती हैं भारत के लोगों के लिए, तो उनके लिए भी कम हो जाती हैं, अनाज महंगा हो रहा है। तो ये सब बातें मिला के दुनिया के गरीब देशों के लिए इस समय बहुत मुश्किल समय है। और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भी काफ़ी रही है, बार बार सरकारें बदली हैं, उन सब का एक मिला के असर होता है। लेकिन नेपाल को अभी कुछ एड भी मिली है, अमेरिका से भी मिली है $500 मिलियन, और मैं नहीं समझता कि उनकी हालत इतनी ख़राब है जितनी कि श्रीलंका की है, और ना इतनी होने वाली है, कम से कम मुझे उसका इम्कान नहीं लगता है। जी। अगला सवाल जो है वो नीलाक्ष हसीजा का है। वो बोल रहे हैं कि वो आपका सीटीसी सियाटल में हर सुबह अपने ब्रेकफास्ट के साथ देखते हैं। अब वो पूछ रहे हैं, उनका सवाल ये है कि हम नफ़रत की राजनीति से कब और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे, जैसे एजुकेशन हो गया, बेरोज़गारी हो गई, शिक्षा और बाकी जो सोशल इंडिकेटर्स है उसकी हम कब बात करेंगे? नीलाक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके आप सियाटल में बैठ के हमारा सुनते हैं। आप जैसे देखने वाले श्रोताओं के या पढ़ने वालों के कारण ही हम कायम रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरी भी यही इच्छा है कि हमारी राजनीति ऐसे बदल जाए, लेकिन थोड़ा सा जब हम राजनीति को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो थोड़ा सा यथार्थवादी होना पड़ता है, हमें पसंद आए या ना पसंद आए। जो राजनेता होते हैं
वो उसी काम को करते हैं जिससे उनको वोट मिलते हैं। तो अगर आप कहें कि मैं एजुकेशन बढ़ा दूंगा, मैं नौकरियां बढ़ा दूंगा, वो तो 4 साल में, 5 साल में, 8 साल में होती हैं। और भारत जैसे बड़े पेचीदा देश में बहुत लोगों को नौकरियां मिल भी जाएं तो उससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेंगी, तो वो नाराज़ हो जाएंगे कि उसको तो मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। तो कई बार ऐसा होता है कि राजनेता इस बात का रिस्क नहीं लेते, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो वो सोचते हैं कि देखिए, कोई धर्म की बात करो, कोई जाति की बात करो, कोई भाषा की बात करो, कोई हिंदी की बात करो, कोई एंटी हिंदी की बात करो, लोग उससे फटाफट, जिसको कहते हैं कि एक इमोशनल तरीके से लोग खुद के ऊपर इमोशनल अत्याचार करते हैं फिर। तो ये सच्चाई है एक हमारी राजनीति की, और बदकिस्मती है, पर सच्चाई यही है। अगला जो सवाल है वो मनोज गर्ग का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 से हमारे देश में रहा है, लेकिन इस पर जो फोकस है वो पिछले 10 सालों में क्यों बढ़ गया है? देखिए, इसके कुछ कारण हैं। एक तो कारण ये है कि ये जो कानून है, ये याद रखिए कि ये कानून बना था इमरजेंसी में 1976 में, जब इमरजेंसी की पराकाष्ठा पीक थी। तो इमरजेंसी के बने काफ़ी कानून तो बाद में रद्द किए गए, पर इसको नहीं किया गया, क्योंकि जो सरकार तंत्र होता है, सरकारी तंत्र होता है, उसको भी लगता है कि हमारे को एक पावर मिल गई, इसको क्यों छोड़े हम। तो पावर उनको मिल गई। ये पिछले 10 साल से ज़्यादा एक तो इसलिए हुआ कि जो UPA 2 था, UPA 2 में बहुत NGOs ने और एक्टिविस्ट्स को फंड करके और बहुत ज़्यादा इंडिया में कैंपेन चलाए। जैसे कि अगर आप देखें कि जो अन्ना वाला कैंपेन भी था, ये भी NGOs ने चलाया हुआ था। बहुतों को उनको विदेशी फंडिंग मिली थी, लीगली मिली थी, कानूनन तरीके से मिली थी, लेकिन विदेशी मिली थी, जैसे फोर्ड फाउंडेशन की थी। तो एक देश में ये हो गया कि अरे भाई, ये लोग इसकी ज़रूरत से ज़्यादा पावर हो गई है। दूसरा, UPA क्योंकि बहुत कमज़ोर थी, UPA 2, तो उसमें कई इंडिया में प्रोजेक्ट्स थे, भारत में प्रोजेक्ट्स थे, तो उनको काफ़ी एक्टिविज्म से रोका गया। जैसे कि नियामगिरी में, उड़ीसा में एल्युमिनियम की माइनिंग रोक दी गई। अब एल्युमिनियम दुनिया में बहुत इन डिमांड है, और इंडिया में अगर माइनिंग शुरू हो जाए नियामगिरी में, उड़ीसा में, वो सबसे रिच बॉक्साइट जो ओर होता है जिससे एल्युमिनियम निकलता है, वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट रिजर्व्स हैं वहाँ पे। तो अगर वो निकलना शुरू हो जाए तो दुनिया भर में एल्युमिनियम का दाम कम हो जाएगा। तो उसमें कई यूरोपियन कंपनीज, जैसे एल्कोआ है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं। तो ये एक बड़े पेचीदा सबके इंटरेस्ट थे उसमें। तो एक तरह से फिजा ये बन गई। पॉस्को, जैसे पॉस्को जो कोरियन कंपनी थी, उसने बहुत बड़ा प्लांट लगाना था यहाँ स्टील का, 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ का, ओडिशा में। उसके खिलाफ भी खूब कैंपेन हुआ, उनको भगा दिया गया डरा के। अब आप देखें, अब उड़ीसा सरकार ने फिर ज़मीन एक्वायर करनी शुरू की है, और अब वहीं पर उतने का ही प्लांट जिंदल लोग लगाएंगे। अच्छा। तो अगर उस समय वो लगा होता तो आज वो प्लांट तैयार होता, और आज दुनिया भर में, क्योंकि जो ये मटेरियल्स जो हैं, मिनरल्स जो प्रोसेस्ड, इन सब का दाम बढ़ा हुआ है, तो भारत को बहुत फ़ायदा होता। तो एक तो ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बात हो गई थी कि जो NGOs वगैरह हैं, ये इनकी ज़रूरत से ज़्यादा पावर हो गई है, और ये विदेशी फंडिंग से होती है, तो इसको और टाइटन किया जाए। और फिर आई BJP। जब BJP आई, वो तो हर चीज़ में वैसे ही कंट्रोल ज़्यादा चाहते हैं, और फिर ये बहाना मिल गया, तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा टाइटन कर दिया। और अब टाइटन करने के बाद एक उन्होंने अब ये किया कि एक बारी झाड़ू के साथ सबके लाइसेंस कैंसिल कर दिए, और कम दोबारा हर किसी को प्रोसेस करके दोबारा फैसला करेंगे। तो इसलिए पिछले 10 साल में बात बढ़ गई। उसमें हुआ क्या है कि बहुत बेचारे जो अच्छा काम करते थे, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो भी मुश्किल में आ गए हैं। तो उनकी कोलैटरल डैमेज हो रही है। और जहाँ तक BJP की सरकार है, उनको एक और चीज़ की बहुत टेंशन रहती है, वो रहती है कि धर्म परिवर्तन। तो उनको लगता है कि बहुत क्रिश्चियन जो NGOs हैं, ये क्रिश्चियन चैरिटीज़ हैं, उनके पास बाहर से पैसा आता है, और उस पैसे को इस्तेमाल करके वो जो हमारे भारत के गरीब हैं, या ट्राइबल हैं, या जो बिल्कुल ही पिछड़ी जाति के लोग हैं बेचारे, उनको वो प्रलोभन से धर्म परिवर्तन करा पाते हैं।
तो ये सब बातें मिला के इस समय जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर एनजीओज की बहुत भारी दबाव है, जी इसलिए एफसीआरए का इतना बड़ा इशू बन गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून बना 1976 में, इंदिरा गांधी ने बनाया, इमरजेंसी में इस कानून को जाना चाहिए था। जी, चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज हमें सवाल भारतीय राजनीति, कानूनों से लेकर अमेरिका, पाकिस्तान और क्रिकेट तक कई तरह के सवाल आए। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते वैसे रहें। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि आप तो लॉ और कोर्ट्स कवर करती हैं। बिल्कुल। अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया है FCRA जिसमें उन्होंने कहा है कि एफसीआरए ठीक है, जी। और ये कोई आपका विदेशी पैसा लेना कोई एनजीओ चलाने के लिए या एक्टिविज्म के लिए कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो उन्होंने भी एक तरह से इसके ऊपर अप्रूवल का ठप्पा लगा दिया है। इस पे भद्रा सिन्हा ने, हमारी जो कलीग है, उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगी, तो वो आर्टिकल भी आप ज़रूर पढ़ें। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका।